So hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about some important questions related to CBSE Class 12 examination 23-24 batch. In this PDF, I am sharing 30 important questions, probable important questions, along with some attachments are also there in the PDF, जिससे आपको कुछ आंसर्स अगर नहीं मिलता है ढूंढ करके तो आप वो आंसर्स भी ढूंढ सकते हो. I will just give a brief about each and everything. ईच एंड एवरी आंसर्स के बारे में आपको एक हल्का सा जिस्ट और ब्रीफ प्रोवाइड किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट यूनिट of our important question is from national income and its related aggregates. Now regarding national income and related aggregates, like the first important question जो difference में पूछा जा सकता है, that is the difference between stock variable and flow variable. बहुत important है ये question. The difference between stock variable and flow variable. The answer is attached in the PDF. नाउ व्हाट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. छोटा सा एक बता देते हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या है इन केस यू डोंट रिमेम्बर. नाउ स्टॉक वेरिएबल आर basically such variables which are measured at a point of time. At a point of time, this is the keyword. Whereas in case of flow variable, it is something which is measured over a period of time. Over a period of time. The next difference that could be between stock and flow is that stock variables don't have a time dimension. They don't have a time dimension. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप स्टॉक को रिलेट करते हो, आपको वहां पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा. मतलब ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक ऐसा नहीं रहेगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्लो कॉन्सेप्ट, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम डायमेंशन. टाइम डायमेंशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. जैसे कि मान लीजिए आप नेशनल इनकम मेजर करते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो. सिमिलरली अगर आप नेशनल वेल्थ मेजर करते हैं तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेल्थ को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है. सिमिलरली अगर आप मनी सप्लाई के बारे में पढ़ते हो तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. उसके ऑपोजिट में जो डेली ट्रांजैक्शंस होता है, जो डेली एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, खरीदी करते हैं, वो आपका है फ्लो कॉन्सेप्ट. सो दिस विल बी एनफ फॉर यू टू राइट आंसर्स इस एग्जामिनेशन कि स्टॉक और फ्लो में क्या फर्क है. प्लीज रिमेंबर द कीवर्ड्स. इसको आंसर में जरूर हाईलाइट करना. द नेक्स्ट पार्ट इज रियल फ्लो, मनी फ्लो. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो. सो सर्कुलर फ्लो में दो टाइप का फ्लो होता है. एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो. रियल फ्लो क्या है बेटा? रियल फ्लो मतलब होता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. क्योंकि अगर आप हाउस होल्ड और फर्म का जो सर्कुलर मॉडल है, अगर वो ध्यान से आप देखो, ध्यान से आप स्टडी करो, तो आपको देखने मिलेगा कि पहले हाउस होल्ड्स जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, ये हो गया आउटर लूप. अब इनर लूप में क्या है? इनर लूप में फर्म हाउस होल्ड को उसके फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करता है. हाउस होल्ड उसी फैक्टर पेमेंट को यूज करके फर्म को उसके गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो दिस इज ऑल अबाउट टू सेक्टर.
where there is only household and firm involved. यहाँ पे आपको देखने एक चीज मिलेगा कि जब हम लोग फैक्टर सर्विस का फ्लो हो रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बुक से लर्न करना। और जब भी फैक्टर पेमेंट्स, ये वाला इनर लूप, फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा होता है, उन दोनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं मनी फ्लो। तो क्या निकल के आया यहाँ से? रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस, और टू सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। होपफुली आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब आपको ये पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आफ्टर आपको थोड़ा सा जिस्ट मिल जाए तो आप आराम से पढ़ दोगे। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस नहीं, बल्कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस स्टेटमेंट्स को स्टडी करके आपको ये प्रोवाइड करना है कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स। लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग कि कैसे आप समझोगे कि कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल गुड्स। अगर आप फाइनल गुड्स के साथ डील कर रहे हो, तो एक बहुत कॉमन चीज है, वो ये है कि फाइनल गुड्स इधर कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। whereas कम टू इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है, या आप बोल सकते हो कि ये वो गुड्स है जिसको खरीदा जाता है ताकि इसको आप फर्दर प्रोसेस करके रीसेल कर सको। जैसे कि आप अगर वेजिटेबल्स खरीदते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन वही वेजिटेबल अगर एक रेस्टोरेंट वाला ले जा करके प्रोसेस करके बेचता है, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है। मार्क माय वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे स्टेशनरी खरीदा गया, जैसे कि चौक, डस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एक तरफ बच्चों के बैठने के लिए बच्चों को बैठने के लिए बेंच वगैरह जो होता है, चेयर टेबल बेंच, ये सब खरीदा गया। अब ये जो चौक और डस्टर पे, मतलब स्टेशनरी में जो खर्चा किया गया है, वो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन ये जो बेंच और चेयर टेबल, जो भी फर्नीचर खरीदा गया है, वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो आपका फाइनल गुड है, बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया गया है। तो किसी भी चीज को अगर आप फाइनल या इंटरमीडिएट में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो ये कीवर्ड्स है। फाइनल होगा तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। इंटरमीडिएट गुड्स हुआ तो वो प्रोसेस होगा या उसको रीसेल करके हम लोग कुछ कमाएंगे वहां से। तो ऐसे आप दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दे सकता है, एग्जांपल्स पीडीएफ में अटैच किया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसी पीडीएफ में है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट वी आर डीलिंग विद, वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। I repeat, we're dealing with the problem of double counting. Now, what is double counting and how we're going to resolve this problem? Now, double counting is a very acute problem when it comes to calculation of NI. NI में डबल काउंटिंग बहुत बड़ा एक एरर है, और इस एरर को दूर करने के लिए ही हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं या एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है वैल्यू एडिट। वैल्यू एडिट मेथड। इस वैल्यू एडिट में क्या करते हैं हम लोग, अपना जो फॉर्मूला है, एक मिनट, वैल्यू एडिट वाला जो टेक्निक है वो यूज करके हम लोग ये डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते। तो वैल्यू एडिट का एक फॉर्मूला है जिसमें बताया जाता है कि हम लोग हर एक प्रोडक्ट का जो भी सेल वैल्यू है, उसके साथ उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी है, अगर उसको हम लोग माइनस करते जाए,
तो हम लोग को हर स्टेज का वैल्यू एडेड पता चल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत पुराना एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए ये है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहला स्टेज है वुड, दूसरे में हम लोग उसको सॉ करते हैं, और थर्ड स्टेज में अपन उसको फाइनली फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, ये है अपना सेल वैल्यू, ठीक है, ये अपना है सेल वैल्यू। अब इस सेल वैल्यू के हिसाब से, जैसे मान लीजिए वुड जो है, और ये है अपना इंटरमीडिएट वैल्यू, और लास्ट में अपना आता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, अब देखिए ध्यान से, वुड जो है वो डायरेक्ट नेचर से आता है, तो वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो मान लीजिए आपने जंगल से लकड़ी काटा और उसको 100 रुपए में बेचा, मान लीजिए 1000 रुपए में बेचा, चलिए 1000 रुपए में बेचे। उसको सेकंड स्टेज में किसी ने मतलब उसको किसी ने खरीदा, खरीद के उसको प्रॉपरली कटिंग वगैरह किया जाता है ना, पहले तो वो बार्क रहता है, उसका जो स्किन है वो उसको हटा करके उसको प्रॉपर शेप वगैरह दिया जाता है। दे करके इस बंदे ने उसको बेचा 1500 रुपए। फाइनली वो एक ऐसे इंसान के पास गया जो एक कारपेंटर है मान लीजिए, और उसने उस वुड को यूज करके एक फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, और उसको सामने से बेच दिया 2500। तो अगर आप वैल्यू एडेड वाला टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए आपका सेल वैल्यू जो है वो हो गया है ₹5000, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये 5000 जो है वो डबल काउंटिंग का नतीजा है। कैसे? फर्स्ट स्टेज में क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर से आया था, तो कोई इंटरमीडिएट था ही नहीं वहां। सो इन दैट केस वैल्यू एडेड विल बी 1000। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, सेल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेकेंड स्टेज में जिस बंदे ने लकड़ी को काट करके 100 पीसेस में कन्वर्ट किया, उसके लिए ये फर्स्ट स्टेज वाला जो 1000 है वो इंटरमीडिएट है। सोच करके देखिए, अगर वो पहला वाला बंदा उसको लकड़ी लाके नहीं देता तो वो 100 कैसे करता? तो उसके लिए वो जो पहला वाला 1000 है वो इंटरमीडिएट है। इन दैट केस जो वैल्यू एडेड है वो होगा 500। मतलब सेकेंड स्टेज में सिर्फ 500 रुपया ही एड ऑन किया गया है। ओके, फाइनली थर्ड स्टेज में उसके लिए जिसने फर्नीचर बनाया उसके लिए ये वाला इंटरमीडिएट, तो उसने कितना पुट ऑन किया? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज। अब अगर आप वैल्यू एडेड वाला कॉलम ऐड करते हैं तो देखिए कितना आता है, 2500। और अगर आप सेल वैल्यू लेते हैं तो ऑलमोस्ट द डबल। दैट इज व्हाट यू मीन बाय डबल काउंट। तो इस डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही रास्ता है, इधर आप हर स्टेज का वैल्यू एडेड को लो, या आप गुड्स का फाइनल वैल्यू को लो। आई रिपीट, इधर आप हर स्टेज का वैल्यू एडेड को लो, या उस फिनिश गुड्स का फाइनल वैल्यू को लो। देखिए फाइनल वैल्यू भी इक्वल टू ये वैल्यू। तो ऐसे हम लोग डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। স্যার Let's এটার move যে to the next ইয়েটা আছে question. ওটা কোথায় লেখা আছে স্যার? Now let's go to the next question. What is nominal GDP and real GDP? Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में ही ज्यादातर पूछने का चांस है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। ये देखिए, ये इसका आंसर है। जीडीपी में बी एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब जैसे मान लीजिए ये चल रहा है 2024, तो 2024 में आप कंट्री का जीडीपी मेजर कर रहे हो और प्राइस यूज कर रहे हो 2024 का ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ऑन द अदर हैंड, आप खड़े हो 2024 में, मतलब ये साल आप जीडीपी मेजर कर रहे हो, लेकिन आप प्राइस ले रहे हो किसी बेस ईयर का, जैसे मान लीजिए 2010 का, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं, और जो जीडीपी एट करंट प्राइस होता है उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं।
I repeat, GDP at current price will be nominal GDP. GDP at constant price will be real GDP. इसका definition भी देख लीजिए. It refers to the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year using the current year price. ये कीवर्ड है. उसी तरफ रियल जीडीपी का मीनिंग देखिए. एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस. यहाँ पे एक बेस ईयर का प्राइस को लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. और वहां पे एक करंट ईयर का प्राइस लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट. छोटा मोटा सम दिया तो इस फॉर्मूला से आप उस सम को जो है क्लियर कर सकते हैं. Now real GDP equal to nominal GDP by current price index into 100. सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखिए. The year whose price is to be used to calculate the GDP to the current year is called the base. हम लोगों ने क्लास 11 में इंडेक्स नंबर ऑलरेडी किया, तो अपने को पता है बेस ईयर किसी प्रीवियस ईयर को बोला जाता है. Now the next most important question in this chapter, most important question, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका एक्सटर्नलिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बेटा एमसीक्यू भी आएगा. दे सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, बताएंगे सब. पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि है क्या. देखिए, सबसे पहला इस टॉपिक में यही लिखा हुआ है कि जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल. मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने पे इंसान का तरक्की, वेलफेयर, ये सब चीज के बारे में पता चल सकता है. सो हायर द जीडीपी ग्रेटर इज द वेलफेयर. यही, अगर जीडीपी मेजर करने से वेलफेयर पता चलता है, तो जीडीपी जितना ज्यादा हाई होगा, वेलफेयर भी उतना ज्यादा होगा. कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, अगर आप सोचे कि जीडीपी एक रिलायबल इंडिकेटर है फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, then you might go wrong under few circumstances due to few reasons. Now, what are those reasons? Let me highlight. First, distribution of GDP. जीडीपी से हम लोग को पता चल जाता है कि एक अपने कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है. पर क्या जीडीपी ये बताता है कि देश में कितना इनकम इनइक्वालिटी है? क्या जीडीपी ये बताता है कि अमीर और गरीबी में कितना गैप है? GDP does not take into account changes in inequality in distribution of income. So welfare of people does not arise as much as rise in GDP. So ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर बढ़े, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर. बिकॉज जीडीपी तो बस दिखाएगा कि क्या हाइक हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है वो कभी नहीं दिखता है. नेक्स्ट, चेंजेस इन प्राइस. अगर आप जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है करंट ईयर प्राइस में, ये तो कॉमन बात है ना, जैसे अभी चल रहा है 2024, तो ऑब्वियस बात है 2022 में अगर कोई सामान 10 रुपया का मिल रहा होगा, तो वो अभी 10 रुपया का नहीं होगा, वो मिनिमम आपका 13-14 रुपया हो गया. तो प्राइस बढ़ने के कारण भी कभी कभी जीडीपी बढ़ जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं या हम लोग को इकोनॉमिक वेलफेयर हासिल. इसका मतलब ये नहीं होता है. नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज विच इज एसेंशियल टू आवर लाइफ, विच इज एसेंशियल टू आवर लाइफ, बट कुछ कारणवश उसको हम लोग अपने इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउसवाइफ. सबसे बड़ा, घर पे आपकी मम्मी जो है वो बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जिसके बिना हम लोग का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन हम लोग कभी भी उनके एक्टिविटी को नेशनल इनकम या जीडीपी, इन सब चीजों में काउंट ही नहीं करते. लेकिन अगर उनके सर्विस हम लोग को ना मिले, तो हम लोग इकोनॉमिकली कभी डेवलप भी नहीं हो पाएंगे. ये थर्ड लिमिटेशन था. फोर्थ एंड फाइनल लिमिटेशन विल बी एक्सटर्नलिटीज. व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है किसी तरीके का मुनाफा या नुकसान जो एक फर्म को या एक इंडिविजुअल को हो रहा है, हो रहा है
और जिसके लिए वो लाइबल नहीं है, मतलब जिसके लिए आप उसको दोषी ठहरा नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट। जितना भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के कारण हुआ है। लेकिन आज उन्हीं इंडस्ट्रीज के कारण पोल्यूशन जो आसपास फैल रहा है, उससे हम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, हम लोग का हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, प्रैक्टिकली आपने कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट आउटसाइड योर पैरामीटर्स हुआ, लेकिन उसका जो पेनल्टी है वो इक्वली सबको बेयर करना पड़ रहा है। उसका जो पेनल्टी है वो इक्वली सबको बेयर करना पड़ रहा है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होता है। क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है? मान लीजिए आपके घर के पास एक तालाब था, बहुत गंदगी फैला था उसमें, तो उसको कॉर्पोरेशन का आदमी लोग आके साफ सुफ कर दिया। अब आपका विंडो खोलते हैं तो एक क्लियर व्यू मिलता है, एक तालाब का, एक एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, देख के खुशी होता है। कुछ कुछ आदमी लोग वहां बैठ के रात को बातचीत कर सकता है, गॉसिप कर सकता है, मतलब आसपास का जो एक एनवायरनमेंट है वो बेटर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, बिकॉज ये हमारे हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट है। बल्कि आपने इस पार्क के लिए कुछ नहीं किया, मतलब समथिंग विच हैपेंड बियॉन्ड योर पैरामीटर्स बट विल बेनिफिट द सोसाइटी और यू एज एन इंडिविजुअल। दिस इज व्हाट यू मीन बाय एक्सटर्नलिटीज। एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम बैक टू माय पीडीएफ। सो वी हैव डन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूला में क्या है? सिंपल, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। आई रिपीट, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अनदर फॉर्मूला इज, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग नेशनल से भी निकाल सकते हैं। सो नॉमिनल जीएनपी बाय रियल जीएनपी इंटू 100। नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जीडीपी एंड वेलफेयर। एक्सटर्नलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा है और नीचे लिखा भी हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सटर्नलिटीज आपको पूछा गया है। नेशनल इनकम का जो सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो हमने इस पीडीएफ में अटैच किया है। अगर आपको एक बार देखना है तो ये देख लीजिए, इस पीडीएफ में हमने इस फॉर्मूला को अटैच किया है यहाँ पे। ये पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। तीन मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इनकम मेथड इज एज इट इज। एक्सपेंडिचर मेथड को आईसी वगैरह में आउटले मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन सभी का फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूला अपने काम के होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। अभी हमने बस इसको अटैच कर दिया ताकि अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कौन कौन सा चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा या कौन कौन सा चीज इंक्लूड होगा। ये जो पहला वाला पेज है ये अपने को बताता है कि कौन कौन सा चीज नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं है। और ये दूसरा वाला जो पेज है ये बताता है अपने को कि कौन कौन सा चीज एनआई में इंक्लूड होगा। तो बेटा बहुत सारा चीज होता है, अगर आप गिनने बैठोगे तो बहुत सारा पॉइंट्स निकल के बाहर आएगा। लेकिन इन शॉर्ट ये बुक में दिया हुआ एक कटआउट है, वहां पे मतलब इस कटआउट में आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि वो एनआई पे आता है या नहीं आता। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट रेफर्स टू ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। कोई भी ऐसा कमाई जो आपने किसी को दिया है या आपको मिला है, मतलब वेदर यू हैव अर्नड और यू हैव पेड, बट इन रिटर्न कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं परफॉर्म किया गया, तो वो सारा इनकम नेशनल इनकम पे आता ही नहीं है। उसको नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज आपने जो भी इनकम किया या जो भी इनकम मतलब जो भी इनकम आपको आया या किसी को भी आपने इनकम दिया,
लेकिन रिटर्न में कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं होता है, तो वो एनआई पे कैलकुलेट नहीं होता है। रीजन के साथ लिखना है। यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आपका पीडीएफ सही जाएगा, उसमें आपको ब्लर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, गिफ्ट्स है, एक्सपेंडिचर ऑन बर्थडे, मैरिज, पॉकेट मनी। ये सब कुछ फोकट में किया गया हुआ इनकम है, या फोकट में रिसीव हुआ वाला इनकम है। इन दोनों को हम लोग, इन सब चीजों को एनआई में रखा नहीं जाता है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज याद रखिए, ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन अगर आप किसी जमाने पे सैलरीड थे, ठीक है, और अब रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन मिल रहा है, वो लेकिन नेशनल इनकम पे आता है, वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे कि इंटरेस्ट, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब एक तरह का कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स है। और ये ट्रांसफर पेमेंट जो है, they are transfer payment and government does not make any promise for providing this services। बोलने का मतलब ये है, जैसे आप लोग के घर पे मम्मी पापा सभी कोई है, ठीक है, कोई ना कोई अर्निंग मेंबर होगा ही फैमिली में, या सभी अर्निंग मेंबर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्न करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। एक एक सर्टेन लिमिट के बाद, अगर आपका इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना होता है। अब आप बताइए, टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट आपके लिए स्पेशल क्या करता है? कुछ नहीं करता। जो भी बेनिफिट आपको मिलता है वो जनरल बेनिफिट होता है, वो पूरे पॉपुलेशन के लिए होता है, सिर्फ आपके लिए अलग से कुछ नहीं किया जाता। इसीलिए ये एक कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट है, और इसको भी हम लोग एनआई के जो पैरामीटर्स है उससे दूर रखते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। मतलब कि अगर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, इन सब चीजों को लेकर डील करते हैं, तो ये पूरा पूरी मतलब इससे आने वाला कुछ भी इनकम या कुछ भी पैसा नेशनल इनकम से दूर रहता है। क्योंकि जब आप शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर इन सब चीजों से डील करते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव मतलब ये सारा तो वर्चुअल चीज है ना बाबू, यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन नहीं होता है। इसीलिए इसको नेशनल इनकम के जो पैरामीटर्स है इससे दूर रखा जाता है। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन जैसे कि लॉटरी हुआ, हॉर्स रेस हुआ, किसी तरीके का प्राइस कॉन्टेस्ट हुआ, उस तरीके का कोई एक्टिविटी से अगर आपको कुछ गेन होता है, तो वो भी नेशनल इनकम पे नहीं आता है, बिकॉज ये सारा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। जुआ खेलना, हॉर्स रेस पे बेटिंग करना, लॉटरी जीतना, इसमें कोई आपका मेहनत मशक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ से जो भी इनकम आएगा वो एनआई के पैरामीटर से दूर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होम, योर मदर, ठीक है। लाइक अगर आपके पापा टीचर है तो वो घर जाके आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपके भैया डॉक्टर है तो वो आप बीमार होने पे आपको फ्री में सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जितना भी कुछ जो पर्सनल सर्विसेज होता है, जिसको मॉनिटरीली हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते, उन सब चीजों को भी नेशनल इनकम के पैरामीटर से दूर रखा जाए। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर कोई गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए है तो ही वो नेशनल इनकम पे आएगा। अगर वो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो रीसेल पर्पस के लिए है, या उसने अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एक्सक्यूज मी, तब वो नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं हो सकता। इसलिए लिखा गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट, सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, किसी भी तरीके का सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप खरीदते बेचते हैं तो वो भी नेशनल इनकम पे नहीं आता है। वाई, रीजन क्या है? जो लाइन हम बोल रहे हैं एग्जाम में वही लिखना है। रीजन ये है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, कैपिटल लॉस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, etc. by earthquake, they do not affect the national product directly and thus they are not included in NI। सिमिलरली कैपिटल गेन मतलब समझते हैं ना आप, जमीन खरीद, जैसे कैपिटल लॉस का ऑपोजिट कैपिटल गेन, आप जमीन खरीद के रख दिए, शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, और लेटर ऑनवर्ड्स वहां से आपको रिटर्न्स मिले। जैसे आप एक फ्लैट खरीद के रख दिए थे 10 लाख का, ठीक है, 10 साल बाद
वो दुगने दामों में आपने बेच दिया, तो 10 लाख का आपका कैपिटल गेन हो गया। वो नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी इनकम आपको जनरेट हुआ है, उस इनकम जनरेशन के पीछे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन इन्वॉल्व नहीं था। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, अब ये बहुत मजेदार है बाबू। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट मतलब देश जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट, एक कंट्री जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट। एक कंट्री जो कर्ज लेता है उसका इंटरेस्ट, मतलब एक कंट्री जो लोन लेता है बेसिकली वो दो तरह का होता है। एक लोन लेकर के वो कंजम्पशन पर्पस पे खर्चा करता है, और एक लोन वो होता है जिसको वो इन्वेस्ट करता है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है कंट्री का, या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन दैट केस याद रखिए, अगर कोई भी लोन लिया गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी लोन लिया गया है किसी कैपिटल फॉर्मेशन के उद्देश्य से, तो वो नेशनल इनकम पे इंक्लूड होगा, उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम पे इंक्लूड होगा, और एल्स नहीं। नेक्स्ट इज, नाउ वी हैव द नेक्स्ट शेड्यूल ओवर हियर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चीज एनआई पे इंक्लूड होता है। ब्रोकर्स कमीशन, आपने सेकेंड हैंड घर खरीदा, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, वो नेशनल इनकम पे नहीं आता है। लेकिन आपको इस सेकेंड हैंड परचेस कराने में जिस बंदे ने मदद मदद किया है, जो ब्रोकर ने आपको मदद किया, उसका जो कमीशन है, वो बेटा जी नेशनल इनकम पे इंक्लूड होता है, बिकॉज वो करंट इनकम का पार्ट है, करंट ईयर इनकम का पार्ट है, और उसने कुछ काम किया तभी आपने उसको कमीशन दिया, इसीलिए वो एनआई पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्टिव यूनिट, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही का कैपिटल है और आपने उसको अपने बिजनेस में डाल दिया। आप ही का एक वेकेंट एरिया था, उसी को आपने अपना बिजनेस का शॉप बना लिया। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि अच्छा हम तो अपने ही दुकान पे खुद बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा हम तो अपना ही कैपिटल को खुद बिजनेस में लगाए हुए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम तो अपने बिजनेस में खुद ही बिजनेसमैन, मतलब खुद ही मैनेजर का, कैशियर का सब काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है कि एज अ ओनर आप अपने ही बिजनेस पे अपना ही सारा फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर चुके हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपने एक डिफरेंट लैंड को शॉप में कन्वर्ट किया, तो अच्छी बात है, लेकिन उस शॉप में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर है, जो टेलीफोन कनेक्शन है, जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, इन सभी चीजों के लिए आपको वैसे ही पे करना पड़ता है जैसे और व्यक्तियों को पे करना पड़ता हो। तो इसका मतलब बस आपको उस शॉप का रिलीफ है, बाकी सारा खर्चा आपको वैसे ही ढोना पड़ता है जैसे आप ढोते आए हो। दैट इज वाई दैट इज वाई इन सब चीजों को इन सब चीजों को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। क्योंकि भले ही आपका घर खुद का है जहां पे आपने बिजनेस चालू कर दिया, आपको रेंट ना लगता हो, लेकिन बाकी सारा सर्विस जो आप उस शॉप में बैठ के रिसीव कर रहे हो, बाकी अदर शॉपकीपर्स लोग भी रिसीव कर रहा है, उसके लिए वो लोग भी जितना पे कर रहा है आप भी उतना ही पे कर रहे हैं। दैट इज वाई दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन नेशनल capital formation, like purchase of machinery, construction of new house, water pump, ये सब एक तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको एक्सपेंडिचर मेथड में देखने मिलेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, contribution to provident fund, free clothes given to worker, subsidized lunch served to worker, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब जो है, ये एक तरह का कंपनसेशन है जो आपको मिल रहा है बिकॉज आप किसी के पास काम कर रहे हो। और आपको पता होना चाहिए ये एटलीस्ट कि कंपनसेशन टर्म लेते ही इनकम मेथड का जिक्र होता है, बिकॉज इनकम मेथड में एक टाइप है जिसका नाम है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसमें ये बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को अपने मालिक की तरफ से कैश और काइंड, इन दोनों में जो भी पेमेंट्स मिलता है वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बस फेयर, किसी बच्चे के स्कूल में यही वाला क्वेश्चन आया था, फ्लाइट फेयर दे दिया था। पेमेंट ऑफ बस फेयर, सृष्टि आप ही का आया था शायद। पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आपका बस फेयर है, ट्रेन का फेयर है, ज्यादा इमरजेंसी हुआ तो फ्लाइट में घर गए, इन सब चीजों का एक फेयर होता है कि नहीं, भाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी भाड़ा हाउस होल्ड
खर्चा करता है ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए, सामान वगैरह खरीदने के लिए, इन सबको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना गया है, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है, एंड दस हम लोग नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच अब्रॉड। कोई भी एक इंडियन कंपनी है, उसका ब्रांच इंडिया से बाहर है और वहां से जो प्रॉफिट अर्न होके आ रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ना फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड भी कर सकते हैं। देन वी हैव फ्री सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट लाइट। फ्री सर्विसेज जैसे कि डिस्पेंसरी एजुकेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजुकेशन ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारा जो है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, और इसको नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट। देखिए, जब भी कोई फॉरेनर अपने देश पे आता है घूमने के लिए, अपने लिए वो एक्सपोर्ट है, अपने लिए वो एक्सपोर्ट है, और उसको नेशनल इनकम में जगह मिलता है। सिमिलरली, द लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल। Now interest is paid on loan taken by the commercial for productive purpose. अगर कमर्शियल बैंक ने लोन लेके कुछ काम किया, तो वहां से आने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया पूरा, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम पे काउंट नहीं। चलिए, तो ये अपना नेशनल इनकम का पूरा सेगमेंट खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिस पे हम लोग आते हैं वो है अपना मनी। मनी का डेफिनेशन, मनी चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हुआ मनी का डेफिनेशन। अलोंग विद दैट, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, M1 M2 M3 M4, इन सब चीजों में क्या क्या है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी चैप्टर जो है बहुत इजी है, स्कोरिंग भी है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये M1 M2 M3 M4, इन सब चीजों को आप अच्छा से अपने दिमाग में स्टोर कर लें, क्योंकि आपको कभी भी कुछ पूछ सकता है, शायद छोटा सा सम भी आपको दे दे, वो हम कराएंगे। जिस दिन सम्स होगा तो उस दिन हम बताएंगे कि क्या है। फिलहाल के लिए हम एक हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं कि M1 M2 M3 M4 होता क्या है। चलिए, उससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा मनी के बारे में जान लेते हैं। मनी किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप उसको मनी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मनी को लीगल टेंडर माना जाता है, क्यों? क्योंकि अपने कंट्री का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, दैट इज सेंट्रल बैंक, उनका हाथ जब तक है तब तक वो मनी लीगल टेंडर है। जिस दिन उनको लगेगा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, बस वो ऑन एयर आएंगे, एक बार डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद से जितना भी पैसा आपके पास है वो एक कागज का टुकड़ा बन करके रह जाएगा, जैसा अपने डिमोनेटाइजेशन में हुआ था। तो चलिए, अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में दो चीज होता है। एक होता है करेंसी। अब इस करेंसी में नोट्स एंड कॉइन्स सब कुछ आ गया है, ठीक है। और दूसरा होता है बैंक मनी। तो ये दोनों मिल करके कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बनता है। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या है? M1 है, M2 है, M3 है, और M4। जिसमें से ये जो आपका M3 और M4 जो है, ये सब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और M1 और मतलब M1 तो काफी नैरो कॉन्सेप्ट है, काफी नैरो कॉन्सेप्ट है। M2 उससे बड़ा है, M3 M2 से भी बड़ा है, और M4 इन सभी से बड़ा है। चलिए, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आता है, एक रिविजन कर देते हैं। M1 में क्या आता है? M1 में आपको आएगा कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, तो C लिख दिए, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसा आपने अपने मर्जी से जमा किया है, जब मर्जी हम उसको निकाल भी सकते हैं, तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, तो ये हो गया आपका M1। अब आते हैं M2। M2 क्या बोलता है? M2 बोलता है कि मेरे अंदर पूरा M1 है, प्लस सेविंग्स,
कहाँ का सेविंग्स? पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स। अब M3 क्या बोलता है? M3 बोलता है कि उसके अंदर M1 को डालो और टाइम डिपॉजिट्स डालो। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स डालो। फिलहाल हम लिख देते हैं नेट टाइम डिपॉजिट, एक्सक्यूज मी, नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक। फिक्स डिपॉजिट्स को बारे में बोल रहा है। और अब आप M4 पे आते हैं, तो M4 में क्या होता है? M3 मतलब पूरा M3 प्लस प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ PO, मतलब विथ पोस्ट ऑफिस। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स है, उसको बाबू याद रखना। जैसे M1 को जो है उसको मोस्ट लिक्विड माना जाता है। M1 को होता है मोस्ट लिक्विड माना जाता है। ठीक है। और M4 को, सॉरी, M4 को लीस्ट लिक्विड माना जाता है, क्योंकि उसमें फिक्स डिपॉजिट वगैरह है तो वो फटाक से कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। M1 एंड M2 दोनों को एक साथ हम लोग नैरो मनी सप्लाई में डालते हैं। और M3 M4 को ब्रॉड मनी एस्पेक्ट में डालते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया मनी वाला पोर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कमर्शियल बैंक में। देखिए कमर्शियल बैंक के तो फंक्शंस वो इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार रीड कर लेना। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपना है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। आपको एक टेबल बनाना है और पूरा प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपको ये भी बताना है कि अलग अलग स्टेजेस में कैसे मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा हम लोग एक टेबल बना करके एक डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। देखिए क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा एक्टिविटी है, आई रिपीट, क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा एक्टिविटी है जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। कमर्शियल बैंक के अलावा और कोई फाइनेंशियल संस्था इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है। और क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पे दो अजम्पशन है। पहला अजम्पन, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, all receipts and payments in the economy are routed through bank, that is all payment are made through checks and all receipts are deposited into bank। ये दो अजम्पशन मान के आपको चलना है। पहला अजम्पशन ये मान के चलना है कि द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म्ड एज बैंक, नंबर वन। नंबर टू, ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स डन थ्रू द बैंक। मतलब आपको ये मान लेना है कि आपकी इकोनॉमी में सारे बंदे सारा रिसीट्स और पेमेंट बैंक के माध्यम से ही कर रहा है। अगर ये दो चीज हो पाया तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा सफल हो सकता है। अच्छा अब होता क्या है, देखिए ये है क्रेडिट क्रिएशन का टेबल। देखिए इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि साइड में लिखा है कैश रिजर्व। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक बंदा अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालता है, मान लीजिए इस इंसान ने डाला 1000 रुपए, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी, 1000 रुपए। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक मतलब RBI, जो कि एपेक्स मॉनिटरी, मतलब एपेक्स मॉनिटरी हेड है, मतलब मॉनिटरी सिस्टम के पूरे टॉप में बैठे हैं। उनके हिसाब से एक बैंक में जितना पैसा जमा होता है वो सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकता, कुछ रख करके बाकी उसको लेंड लेंड कर देना है। कुछ को कुछ पैसा रख करके बाकी सारा पैसा आप लेंड कर सकते हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए ये जो रेशियो होता है ये पहले से सेट किया रहता है। इसको हम लोग एल आर आर के नाम से जानते हैं, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि है 20%। मान लीजिए इन दैट सेंस 1000 रुपीज अगर बैंक में जमा होता है तो वहां से 800 रुपीज बैंक लेंट कर सकता है, और बाकी 20% दैट इज 200 रुपीज अपने पास सेव कर सकता है, मतलब सेव नहीं, अपने रिजर्व में रख सकता है। अब जिस किसी को भी आपने ये 800 रुपीज उधार दिया है, उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा। उसने कुछ ना कुछ, मतलब उस पैसे को लेकर के कुछ ना कुछ किया होगा। उसने भी सामने से कुछ गुड्स एंड सर्विस लिया होगा। तो मान लीजिए उसने जिसको पेमेंट किया, उस इंसान ने सेकेंड राउंड में, मतलब उस इंसान ने क्या किया है, उस पैसा को बैंक में जमा किया। उसके बैंक ने भी वही किया, 20% काट लिया और बाकी 80% लोन पे दे दिया। जिसको लोन दिया, जिसको बैंक ने लोन दिया, उसने क्या किया, वो उस लोन को यूज करके सामने से उसने भी किसी को पेमेंट किया, ठीक है, और वो बंदा फिर वही पैसा अपने बैंक अकाउंट में डालता है। उसका बैंक भी वही करेगा, एलआरआर का 20% काट लेगा और बाकी बैंक में बाकी बैंक लोन दे देगा। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अब ये प्रोसेस कब तक चलता है बेटा जी? जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट और कैश रिजर्व ये दो सेम नहीं हो जाता। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अब अगर ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका टोटल डिपॉजिट जो है वो 5000 हो चुका है, जिसमें से 4000 आपने लेट आउट कर दिया और 1000 जो है वो आपके रिजर्व में पड़ा। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। अब ये टेबल बिना बनाए सर कैसे आप वैल्यू पता कर चल गया आपको? आपने चीटिंग किया? नहीं, हमने चीटिंग नहीं किया। अपने पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हम डालते हैं तो मेरे को ऑन स्पॉट पता चल जाता है कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट हुआ है उसका कितना परसेंट निकल करके आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला है 1/LRR, इसको हम लोग इंटू करते हैं, ये है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ये देखिए इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, 1/LRR। तो जैसे मान लीजिए आपका LRR है 25%, इसका मतलब 1/25/100, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर आपने 1000 रुपये से स्टार्ट किया था तो वो 4 गुना हो सकता है, दैट इज 4000। ऐसे था। इस फॉर्मूला को यूज करके बिना टेबल कंप्लीट किए हम बता सकते हैं कि हमने इनिशियली कितने से स्टार्ट किया था और वो कहाँ जाके खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना जरूरी है, इतने देर तक हम लोग एल आर आर जो है 25% लिए थे। कुछ देर के लिए हम लोग एल आर आर ले लेते हैं, मान लीजिए 40%। तो अगर आप 1/40% करते हैं देखिए कितना आता है। अगर आप 1/40% करते हैं तो वो आता है 2.5। तो आपने कितने से स्टार्ट किया था? 1000, और 2.5 के हिसाब से कितना हो गया? 2.5 के हिसाब से आपका हो गया 2500। अब ये देखिए, जब आपका लीगल रिजर्व रेशियो छोटा था तब आपने बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन किया, लेकिन जब आपका लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो राइज होने लगा, जब आपका लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो राइज होने लगा, मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पैसा रख सकता है, इन दैट केस क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये चीज बहुत बड़ी, ध्यान से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, पीडीएफ में अटैच्ड है, आप बाद में देख सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि पहला तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है, दूसरा ये जितना भी सेंट्रल बैंक का फंक्शंस यहाँ लिखा है जैसे कि बैंकर्स बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, सुपरवाइजर, ये सब कुछ आपको
उसके एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। हम एक छोटा छोटा सा जिस्ट बता देते हैं। बैंकर्स बैंक मतलब जैसे हम लोग जैसे एक आम इंसान कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट खोलता है और कमर्शियल बैंक उसको जो जो फैसिलिटी देता है, वही सारा फैसिलिटी वही सारा फैसिलिटी एक कमर्शियल बैंक को उसका सुपीरियर मतलब कि सेंट्रल बैंक से मिलता है। मतलब आम इंसान का बैंकर है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक का बैंकर है सेंट्रल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक सिर्फ कमर्शियल बैंक का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी बैंकर है। बैंक ऑफ इशू मतलब अपना जो भी करेंसी इशू वगैरह का कंसेप्ट है, और करेंसी पे पूरा पूरी कंट्रोल, सिवाय 1 रुपए का, 1 रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, इसके बाद पूरा करेंसी पे जो कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस, इसको आप अपने बुक में नोट से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो एक इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप इसको एक बार रीड करके जरूर जाइएगा, वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। अच्छा, ये इसके बारे में हमने इसीलिए यहाँ नहीं लिखा बिकॉज जब इसके प्रीवियस इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है जिसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर में इन सब के बारे में छोटा छोटा डिटेलिंग हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी आपको देखने मिलेगा जब हम स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका इनकम इनकम एम्प्लॉयमेंट जो केनिशियन मॉडल है, उस उससे ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है। चलिए सबसे पहला इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्मॉल सम्स अलोंग विथ फ्यू रिलेशंस और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि पहला रिलेशनशिप तो यही है कि एमपीसी और एमपीएस, अगर आप इन दोनों चीजों को प्लस करें तो आंसर आपका 1 होगा। आपको एग्जामिनेशन में इसको प्रूव करने के लिए देगा। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल टू चेंज इन वाई। नाउ डिवाइडिंग both sides with change in y. Y cancels out, change in c by change in y, इसको हम लोग नाम दिए हैं MPC, इसको नाम दिए हैं MPS, और इसको नाम दिए हैं y। हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगी। इसी के साथ साथ APC और APS के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी आपको वही लिखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल C plus S equal to y. Now dividing both sides with y, C by y, S by y, and y by y. So that comes to APC plus APS equal to 1। ठीक है, समझ में आया? ये था एमपीसी एमपीएस और एपीसी और एपीएस के बीच में एक रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने अभी देखा, एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वो थोड़ा अलग है। हाँ सर, वो अलग है, कैसे अलग है? वहां पे आपको एमपीसी एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, वहां पे है एमपीसी एमपीएस, इन दोनों का रिलेशनशिप मल्टीप्लायर्स के साथ कैसे बैठता है यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हमने पीडीएफ में ही एक पेज, इलस्ट्रेशन वाला एक पेज अटैच किया है, जिससे हम लोग को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो चलिए वो पेज निकालते हैं।
ये देखिए, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी बोल रहा है, in case of higher MPC, people will spend larger portion of their income in consumption. MPC हाई है इसका मतलब क्या? आपका कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इन सच केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर। इन सच केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर। सिमिलरली, अगर एमपीसी आपका लो है, इसका मतलब आपके इकोनॉमी में जितना भी पीपल है, जितना भी इंसान है, वो लोग अपने कंजम्पशन के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं। इन सच केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी कंपैरेटिवली लेस। क्योंकि मल्टीप्लायर का एस्पेक्ट ही है कि आप जो भी अर्न करते हो, उसमें से जितना ज्यादा आप खर्चोगे, उतना ही इकोनॉमी में नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इनकम जनरेट हो। वो हम लोग दिखाएंगे जब हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तब हम आपको दिखाएंगे वो कैसे काम करता है। अभी के लिए, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि हायर एमपीसी होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा, और लोअर एमपीसी हुआ तो मल्टीप्लायर का वैल्यू थोड़ा कम। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा बाबू कि रिच पीपल का एमपीसी कम होता है, और आपका, क्योंकि उन लोग का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, और जो गरीब इंसान है उन लोग का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत हाई होता है। चलिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए, मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला है। ये तो उसका बेसिक फॉर्मूला है, छोड़िए, ये इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। के इक्वल टू 1/1 - एमपीसी, और एक है के इक्वल टू 1/एमपीएस। के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, देखिए ऊपर लिखा ही हुआ है, के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। अब बोला गया है यहाँ पे कि एमपीसी और एमपीएस और मल्टीप्लायर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए। देखिए, उसके लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब इस रिलेशनशिप को समझते वक्त ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लाइन लिखा गया है यहाँ पे। बोला गया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इंफिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1 मतलब, अगर आप मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं और आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, 1/1 - एमपीसी, और अगर एमपीसी का वैल्यू 1 है, सो इन दैट केस 1 - 1 will be 1/0, that is nothing but equal to infinity, that is nothing but equal to infinity. Similarly, if value of MPC, ये वाला सिचुएशन कब था बाबू? जब MPC का वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लायर इंफिनिटी। अब हम लोग पकड़ते हैं वैल्यू ऑफ MPC टू बी 0, तो क्या होगा? K इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। ठीक है, सो दैट इज 1/1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, एक बार सबसे छोटा वैल्यू लिया, दैट इज 0, और एक बार सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिया, 1। सर 1 मैक्सिमम कैसे हुआ? क्योंकि बेटा जी हमने पहले ही आपको बताया कि एमपीसी और एमपीएस दोनों को ऐड करते हो तो 1 आता है। तो वो उस नजरिए से एमपीसी का मैक्सिमम वैल्यू एक बार 1, एमपीएस का मैक्सिमम और एमपीसी का ही एक बार मिनिमम वैल्यू, दैट इज, ये दो सिचुएशन हो गए। ठीक है। अब सेम चीज हम लोग करते हैं एमपीएस के साथ। ठीक है, अब ये सेम चीज आप एमपीएस के साथ सोच के कर सकते हो। एमपीसी के साथ ये निकल करके आता है, ये डिराइव होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, तो आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मल्टीप्लायर के साथ। ये, या ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है।
ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है। जैसे क्रेडिट क्रिएशन में कुछ स्टेप्स हुआ करता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी स्टेप हुआ करता है। हम एक छोटा सा टेबल बना के आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको बेटर समझ में आए। चलिए यहाँ पे लग देते हैं हम लोग राउंड। ओके, मतलब राउंड 1 2 3 4 जैसे होता है वैसे। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट। उसके बगल वाले कॉलम में अपने लिखते हैं चेंज इन इनकम। उसके बगल वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंजम्पशन। बहुत बार आपको इंक्रीज इन कंजम्पशन वगैरह भी दिखे। और उसके बगल वाले में लिखते हैं चेंज इन सेविंग्स। चलिए राउंड 1, ये पहला राउंड है। पहला राउंड में किसी इंसान ने, मान लीजिए इकोनॉमी, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, उसके अलावा भी इस इंसान ने 100 करोड़ रुपया इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया। मतलब पहले से जो इन्वेस्टमेंट वो है, वो तो है। স্যার আপনি বেরিয়ে গেছিলেন।